नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस की। इस बुक की मैं 4 वीडियोस बना चुका हूं। पहले मैं अपने चैनल का रिव्यू बता देता हूं कि हमारे चैनल में क्या करते हैं। हम हमारे चैनल में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो बुक्स होती हैं, वे वैल्यू इन्वेस्टिंग की, जो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की जो बुक्स होती हैं उनको रिव्यू करते हैं, उनको डीपली रिव्यू करते हैं। 4 वीडियोस मैं बना चुका हूँ इस बुक की। आप वो हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो हमारे चैनल का नाम है रवीना बुक्स रिव्यू। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो आपको कौन सी बुक का रिव्यू चाहिए। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस जो बुक है वो पराग पारिकर जी ने लिखी है। पराग पारिकर जी इसमें बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो हमने 3 चैप्टर कवर कर लिए हैं, उनमें जो समराइज जो चीज़ें आई हैं वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पराग पारिकर जी कहते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग पे हमें ध्यान देना चाहिए बजाय कि हमें ग्रोथ इन्वेस्टिंग में। उन्होंने पूरा डिफ्रेंशिएट किया है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्या होती है, उन दोनों में से क्या डिफरेंस है और क्या कारण है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेटर करती है एज़ कंपेयर टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो और उन्होंने सबसे ज़्यादा बात की है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि जल्दी से हमें संतुष्ट हो जाते हैं या फिर जल्दी से हम चिंतित हो जाते हैं। तो कोई स्टॉक अगर पॉजिटिव में 10% या 20% बढ़ जाता है तो हम तुरंत बेचकर उसको निकल जाते हैं। वहीं कोई स्टॉक 10% या 20% या 50% गिर जाता है तो हम चिंतित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी कन्वेंशन पर विश्वास करना चाहिए। अपनी जो आपने एक बार फाइनल डिसीजन बना लिया उसको हुई उसी पे आपको चलना चाहिए और उसी को रिव्यू करता जाना चाहिए। आपको जहाँ पे भीड़ जा रही है, जहाँ पे बहुत सारे हर्डिंग यानी कि सब लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ से आपको वैसे ही नहीं करना है। सब लोग जैसा कर रहे हैं वैसा ही आपको नहीं करना है, बल्कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है और विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आपको काम करना है और अपनी कन्वेंशन बनानी है और जो चीज़ आपको लगे वो सही आपको अपना डिसीजन होना चाहिए। कहने का मतलब इनका तो 3 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। क्या कारण है कि हमारी वीडियोज़ ही आप देखिए। कारण पहला ये है कि हम एक चैप्टर की डीप रिव्यू करते हैं, यानी कि आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझ सकते हो कि एक बुक जिसे 328 पेजेस हैं उसको 18 मिनट में कैसे रिव्यू किया जा सकता है। तो जो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं रिव्यू इस बुक की या किसी अदर बुक की, तो वो रेलिवेंट नहीं होती, वो आप उनसे कुछ सीख नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से आपको हमारी वीडियोस देखनी चाहिए और आपको हमारे चैनल से जुड़ना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे भी आपको जुड़ना चाहिए। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं, वो वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे आज। चैप्टर नंबर 4 कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग क्या होती है वो देखेंगे इस चैप्टर में। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत दिशा में। जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं उस तरफ आप ना जाते हुए एक अपना डिसीजन बनाते हुए, एक अपना विपरीत डिसीजन बनाते हुए इन्वेस्टिंग करना। द साइकोलॉजी ऑफ गोइंग अगेंस्ट द क्राउड। भीड़ की तरफ नहीं जाते हुए अपना खुद का एक इन्वेस्टिंग स्टाइल बनाना।
सबसे अच्छा इस बुक का है कि चैप्टर की समरी आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगी। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाहते हैं ये आपको ऑलरेडी यहाँ फर्स्ट चैप्टर पे दे रखा है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या, कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाई इज कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग डिफिकल्ट टू फॉलो। कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग फॉलो करते समय हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। पहली डिफिकल्टीज आती है साइकोलॉजी कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारी मानसिक जो बुद्धि है उसकी, हमारी सोचने की जो क्षमता है उसमें जो दिक्कत आती है, उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या कारण है कि साइकोलॉजी हमारी इसमें कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग करते समय हम उसमें डिफिकल्टी महसूस करते हैं। पहला कारण है ग्रुप थिंकिंग। ये एक एक करके हम डिस्कस भी करेंगे। ग्रुप थिंकिंग, फॉल्स कंसेशन इफेक्ट, बायर्स रिमूव्स, एम्बिग्यूटी इफेक्ट, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, हर्डिंग, मायोपिक लॉस एवर्जन, रिसेंट इफेक्ट, कन्फर्म ट्रैप, इन्वेस्टिंग एज बिजनेस और प्रोफेशन, ये इसमें आता है वो ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रेंट में आता है वो इन्वेस्टिंग एंड ए बिजनेस एंड प्रोफेशन। और लास्ट है ये आता है लुक राइट बीइंग राइट्स, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पिरिकल स्टडी, कन्वेंशनल एंड कॉन्स्ट्रेंट पोर्टफोलियो, मेथोडोलॉजी देखेंगे इसकी, कन्वेंशनल पोर्टफोलियो देखेंगे, कॉन्ट्रेरी पोर्टफोलियो देखेंगे, उसके बाद रिजल्ट देखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर की आएगी उसमें हम इम्पोर्टेंट लेसन एंड जो बच गया वो चीज़ हम पढ़ेंगे। केस स्टडी वर्स वीएसटी इंडस्ट्री, ए ब्लूमसम इन द डेजर्ट, ठीक है, वर्सेस। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग क्या है? व्हाट इज कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग, सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग। इफ एवरीबॉडी एल्स इज डूइंग वन वे, देयर इज ए गुड चांस यू कैन फाइंड योर नीच बाय डूइंग एग्जैक्टली द अपोजिट डायरेक्शन। तो कह रहे हैं सैम वॉल्टन कह रहे हैं कि सब लोग एक दिशा में ही काम कर रहे हैं, तो आपको नीच फाइंड करना, आपकी अपनी नीच फाइंड करना। नीच कैसे फाइंड करोगे? उस डायरेक्शन में नहीं जाते हुए, सेम डायरेक्शन में नहीं जाते, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो अपनी नीच प्राप्त कर लोगे, ठीक है। बट बी प्रिपेयर्ड फॉर ए लॉट्स ऑफ फॉक्स to wave you down and tell you are headed the wrong way। तो आप प्रिपेयर रहना, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप एक गलत फैसला ले रहे हो, एक गलत रास्ते पे चल रहे हो। ये है सैम वॉल्टमैन। कहने का मतलब ये है कि सब लोग इस दिशा में जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस दिशा में ना जाते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अपोजिट डायरेक्शन में जब जाओगे तो आपको अपनी नीच पता चल जाएगी और बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर बोलेंगे कि आप गलत वे पे हो, लेकिन आपको अपने जो फैसला डिसीजन है उस पर आपको ध्यान देना है। आपने जो फैसला लिया है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब व्हाट एग्जैक्टली डज कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग। कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग को समझते हैं, क्या होता है कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग, ठीक है। मीन्स, डज इट मीन्स द इन्वेस्टर हैज टू बी समबडी हु बिलीव दैट कन्वेंशनल विजडम इज ऑलवेज रॉन्ग। क्या वो एक ऐसा इन्वेस्टर है जो कि हमेशा ये सोचे कि जो कन्वेंशनल विजडम है, जो पारंपरिक विजडम है, वो हमेशा गलत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। Also, among the majority of investors who subscribe to fundamental school of comparing the price of a security to its intrinsic value, what is it that differentiated the minority of
कॉन्स्ट्रेंट इन्वेस्टर्स। अब ये कह रहे हैं कि सब लोग क्या फंडामेंटल्स लोग, क्या सब लोग क्या गलत हैं? क्या कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग का मतलब ये है कि जो कन्वेंशनल विजडम है, फंडामेंटल स्टॉक, स्कूल ऑफ कंपेयरिंग, ये सारे क्या गलत हैं? उसके विपरीत जाना आपको क्या ये कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग है? नहीं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे सेम इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग का, आप यहां पे देखोगे। ए कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग कैन बी डिफाइंड एज वन हु अटेम्प्ट टू प्रॉफिट बाय बीटिंग अगेंस्ट कन्वेंशनल विजडम। ठीक है, तो कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग ये है कि आप कॉन्ट्रेरी विजडम के विपरीत जा रहे हो और उसको बीट कर रहे हो आप प्रॉफिट कमाकर, प्रॉफिट बाय बीटिंग अगेंस्ट कन्वेंशनल विजडम, बट ओनली व्हेन द consensual opinion appear to be wrong, बट वो हमेशा आपका जब ही होगा जब आम सहमति वाला जो डिसीजन है वो रॉन्ग प्रतीत हो, वो गलत प्रतीत हो। ओके, यही चीज आपको इंपॉर्टेंट यहां पर आपको दे रखी है। एक contrarian investors can be defined as one who attempts to profit by beating against conventional wisdom। जो सब लोगों की जो सब लोग एक तरफ जा रहे हैं उसका जो डिसीजन आपको गलत करना है और आप अपने प्रॉफिट से उसको बीट करना है, मतलब कि आपको कन्वेंशनल विजडम जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमाना है, और बट ओनली व्हेन द कंसेंसुअल ओपिनियन अपेयर्स टू रॉन्ग। ये हमें जब ही होगा, कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग जब ही होगी, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग जब ही होगी जब आप कंसेंसुअल आम सहमति ओपिनियन अपेयर्स टू बी रॉन्ग, सब लोग गलत होंगे तभी आप कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग आपकी सही प्रतीत होगी। ठीक है, आगे व्हाट रियली डिफरेंशिएटेड द कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग इज हिज एम्फेसाइज ऑन लुकिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर कंसेंसुअल ओपिनियन हैज लेड टू मिस प्राइसिंग। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको स्टॉक मार्केट में देखनी है जो कि बहुत सारे लोग मिस प्राइस कर गए हैं, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ चुके हैं। सब लोग एक ही स्टॉक या एक ही सेक्टर के स्टॉक या कुछ ही स्टॉकों के पीछे भाग रहे हैं। हमेशा स्टॉक मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है जहां पर वैल्यू इन्वेस्टिंग है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और स्टॉक प्राइस कम है। When I say looking for mispriced beat, I mean that they are looking to exploit area where consensual opinion is not wrong per se in its stand, but has led to an exaggeration of problems at hand। अब ये कह रहे हैं कि दिस एग्जैग्रेशन इज ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ मास साइकोलॉजी दैट इज प्रिविलेंट इन द स्टॉक मार्केट टू वेरिंग डिग्रीज। अब आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे कन्वेंशनल ओपिनियन मिलेगी, उस कन्वेंशनल ओपिनियन को आपको देखना है क्या वो रॉन्ग है क्या गलत है, फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको सही डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, तो यहां पर आपको कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग आपको पता चल गई। अब क्या कारण है कि कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग क्यों डिफिकल्ट है करना? वाई इज कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग डिफिकल्ट टू फॉलो? सब लोग कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या कारण से हैं? पहला कारण है
कि एन अबोव एवरेज P ratio is generally indicate of optimistic future prospect from the enterprise and a below average P ratio indicate a pessimistic outlook। अब ये कह रहे हैं कि सब लोग ऐसा सोचते हैं कि जो P रेशो अबोव से एवरेज से ज़्यादा है तो वहाँ पर उस स्टॉक में प्रोस्पेक्टिव उस स्टॉक का ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर है, आशावादी फ्यूचर है। लेकिन वहीं ऐसे स्टॉक हैं जहां पे पी रेशो कम है, वहां पे पी रेशो एवरेज से कम है, तो वहां पे ऐसा सोचा जाता है, ऐसा समझा जाता है कि वहां पर पेसिमिस्टिक आउटलुक है। पेसिमिस्टिक मतलब कि निराशावादी आउटलुक है, वहां पे मंदी देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल देके आगे हम एग्जाम्पल देके इसी चैप्टर में इसको रॉन्ग बताएंगे। इस वीडियो में इसी चैप्टर में पराग पारिकर जी इस चीज को रॉन्ग साबित करेंगे। द फंडामेंटल अप्रोच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम डाउन अप्रोच, ग्रोथ, वैल्यू, कंट्री स्पेसिफिक एंड कम्युनिटी। ठीक है, अब क्या क्या कारण है कि हमें कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग करने में डिफिकल्टीज महसूस आती है। पहला कारण है साइकोलॉजिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। पहले जो बाधा है, पहली जो रुकावट है वो है साइकोलॉजी कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारी जो सोचने की, जो विचार करने की, जो थिंकिंग करने की जो साइकोलॉजी है, वो सबसे पहले बाधा आती है हमारी विपरीत जाने में। किसी चीज़ के विपरीत अगेंस्ट जाने में पहले हमारी साइकोलॉजी, माइंड की साइकोलॉजी जैसी बनी हुई है, वो सबसे पहले हमारी रुकावट आती है। पहली रुकावट हमारी साइकोलॉजी कॉन्स्टेंट है। क्या कह रहे हैं देखो, यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग एज लॉन्ग टर्म जर्नी विद मैनी स्टार्ट्स। आप सोचते हो कि हम लॉन्ग टर्म जर्नी करेंगे विद मैनी स्टार्ट्स स्टॉप्स। अब इस जर्नी में, लॉन्ग टर्म जर्नी में बहुत सारी चीज शुरुआत करोगे, आप स्टॉप भी करोगे, चेंज ऑफ सिनेरियो, सीनरी, बहुत सारी मतलब कि पर्सपेक्टिव चेंज होगा इस वेल। आप ये जो जर्नी है आपकी 10 से लेके 15 साल की जर्नी है। इस 10 से लेके 15 साल की जर्नी में आप किस तरीके से अपने आप को स्टॉप करते हो, किससे डिसीजन बनाते हो। ओकेशनल बम्प्स आएंगे, बहुत सारे रुकावट्स आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उनमें कैसा परफॉर्म करते हो आप। वी बिलीव दैट यू आर मच मोर लाइकली टू एंजॉय द जर्नी। हम सोचते हैं कि आप इस जर्नी को एंजॉय करोगे और एटलीस्ट इंड्योर इट, और इस तरीके से इसको सहनशील बनोगे या फिर इसको सहन करोगे और मजबूत बनोगे। रीच योर डेस्टिनेशन सेफली। और आप अपने जो डेस्टिनेशन आपको आज ही आपको बनाना पड़ेगा कि आप स्टॉक मार्केट से क्या चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो। इतना पैसा लगाऊंगा मैं, 10 साल बाद इतना पैसा बन जाएगा मेरा। ये आपको आज ही सोचना पड़ेगा। एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्टिंग करनी होगी और उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना होगा। इफ़ यू नो व्हाट टू एग्जिट अलोंग द वे, अगर व्हाट टू एक्सपेक्ट अलोंग द वे, आपको पहले से ही पता हो कि आप इस रास्ते से, इस जर्नी से क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। योर ओवन साइकोलॉजी एबिलिटी टू हैंडल द इमोशनल अप्स एंड डाउन ऑफ इन्वेस्टिंग आर लाइकली टू इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। तो अगर आपको पहले से ही पता होगा कि इस जर्नी से आप क्या चाहते हो, तो आप अपनी साइकोलॉजी को, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। टू बी इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ योर लॉन्ग रन इन्वेस्टिंग सक्सेस। और इस तरीके से आपके ये चीज़ें आपकी लॉन्ग इन्वेस्टिंग में आपका सहायता करेंगी,
हेल्प करेंगे। ट्वीडी ब्रोने ने ऐसा कहा है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग इज टू इंश्योर दैट क्लोजर अटेंशन इज टू पेड टू द रिस्क रिवार्ड रेशो। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल बनना है और उसे इंश्योर करना है तो आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि जो आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो उसमें कितना आप रिस्क ले रहे हो और कितना उससे रिवार्ड प्राप्त हो सकता है। यानी कि अगर आप 5 लाख या 10 लाख लगा रहे हो तो 5 साल 6 साल बाद उससे कितना मिल सकता है, आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट टू द रिवार्ड अलोन। आपको सिर्फ आपको पैसा अप्रिसिएशन के बारे में नहीं सोचना है, उसके रिस्क के बारे में भी सोचना है। दोनों चीज के बारे में आपको सोचना है, रिस्क और रिवार्ड दोनों को एक साथ आपको सोचना है। अब क्या क्या बाधाएं आती हैं साइकोलॉजी कॉन्स्टेंट में आपकी क्या क्या बाधाएं आती हैं। ग्रुप थिंकिंग, सबसे पहली जो बात है ग्रुप थिंकिंग की, आपको सबसे पहले वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इज दैट देयर इज नो प्रेशर टू सैक्रिफाइस योर ओन व्यूज टू बी पार्ट ऑफ एनी ग्रुप और हैव द पीपल एग्री विद यू। अब आप इंडिविजुअल अगर इन्वेस्टर हो तो आपको किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा, किसी दूसरे की थिंकिंग या फिर दूसरे की कन्वेंशन का आप पे प्रेशर नहीं रहेगा। जैसे जो मैनेजर होते हैं, म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर रहता है, उनकी एक टीम रहती है, उनको एक टारगेट दिया जाता है, उनकी एक थिंकिंग होती है। दूसरे जो फंड मैनेजर होते हैं उनकी भी जो सोचने की जो थिंकिंग है वो उन पे थोपी जाती है, वो खुल के काम नहीं कर पाता है वहाँ पे। अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो तो आप लकी हो और ग्रुप थिंकिंग से आप हटकर हो। ठीक है। तो ग्रुप थिंकिंग सबसे पहले आपकी बाधा बनती है साइकोलॉजी में, कि सब लोगों के विचार आप ले लेते हो और उनको सोचते हो कि ये ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आपको यहाँ पे बताया जाए कि अपनी थिंकिंग अलग रखनी है, इंडिविजुअल थिंकिंग आपको अलग रखनी है। सेकंड जो आपकी यहाँ पे बाधा बताई है साइकोलॉजी कॉन्स्टेंट में, फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट। अब बहुत सारी चीज होती है कि कई बार गलत आप डिसीजन ले लेते हो तो उसके इफेक्ट आप पे पड़ते हैं। देखो, द फॉल्स कंसेशन इफेक्ट हाईलाइट ए टेंडेंसी कॉमन अमोंगस्ट अस टू ओवर एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ पीपल वी थिंक वुड एग्री विद अस। तो अब द फॉल्स कंसेशन इफेक्ट हाईलाइट्स ए टेंडेंसी कॉमन अमोंग अस। तो फॉल्स जो आपका सहमति है उसका जो गलत होना वो हमारे अंदर पाए जाते हैं। टू ओवर एस्टिमेट, ज़्यादा हम सोचते हैं, द परसेंटेज ऑफ पीपल वी थिंक वुड एग्री विद अस। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे जो डिसीजन है उससे ज़्यादा लोग सहमत हैं तो ये डिसीजन सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर विपरीत दिशा में जाओगे तो आपके साथ कुछ ही लोग होंगे और वही कुछ ही लोग आपके साथ पैसा बना पाएंगे। स्टॉक मार्केट में इसलिए कहा गया है कि 99% लोग फेल हो जाते हैं, 1% लोग ऐसे होते हैं जो पैसा बना के जाते हैं। तो वो 1% लोग 99% लोगों के डिसीजन से विपरीत दिशा में डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो सक्सेस होते हैं। As an investor, the decision we reach about an investing opportunity does not necessarily have to be accordance with the most other people. अगर ये जरूरी नहीं है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो बहुत सारे लोग ऐसा ही डिसीजन ले रहे हों।
आप जो डिसीजन ले रहे हो वो उस डिसीजन को मानने वाले या उस डिसीजन को लेने वाले कुछ ही लोग हों, आपके साथ कुछ ही लोग हों उस डिसीजन को मानने वाले, ठीक है। देयर मोटिव फॉर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट माइट बी डिफरेंट, सब लोगों के मोटिव अलग अलग होते हैं। देयर फिजो philosophy might be totally different, their risk appetites might be different, their expectation from the business might be different from the ours, तो ये decisions अलग अलग हो सकते हैं। The bottom line to remind ourselves of false consensus effect when we have people disagreeing with us, जब हम सोचते हैं कि लोग हमसे डिसएग्री कर रहे हैं, लोग हमसे सहमत नहीं हैं, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो डिसीजन है वो फॉल्स है, वो गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग ही जो कॉर्जियस होते हैं, जो लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, वो 1% ही होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन सही से आपको लेना चाहिए। Buyer's remorse. For an investor, the financial statement representing the recent performance of the enterprises constitute an indispensable tools. तो जब एक इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही एक रिसेंट परफॉर्मेंस होती है और वो ऐसी परफॉर्मेंस है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, अनिवार्य टूल्स है। आपका कभी भी आपको सक्सेस माना जाएगा तब जब आप अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कुछ पैसा बनाकर जाओगे, तभी आपको अच्छा माना जाएगा, बेस्ट इन्वेस्टर माना जाएगा। बट द वैल्यू इज फंक्शन ऑफ द एबिलिटी ऑफ इंटरप्राइजेस टू जनरेट कैश फ्लो इन द फ्यूचर। लेकिन जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, वैल्यू फंक्शन है, वो क्या है कि फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट करना, पैसे जनरेट करना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एम्बिग्यूटी इफेक्ट। अब आप डिसीजन लोगे, उस डिसीजन का फ्यूचर में क्या होगा ये आपके सामने कोई भी स्पष्ट नहीं है। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है अस्पष्ट। अब आप सोचोगे कि कोई भी स्पष्ट नहीं है तो आप डिसीजन गलत ले रहे हो, सही डिसीजन नहीं ले रहे हो। लेकिन आप सबको पता है कि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, तो सब लोग अनुमान में, अपनी थ्योरी पे, अपने डिसीजन पे कायम रहकर ही पैसा बनाते हैं। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हाउ मैनी ऑफ अस कैन स्टे दैट वी रीच आवर प्रेजेंट स्टेट बाय putting effort toward the particular end. None of us, I suppose, chance always a critical role in governing the exact outcome of the endeavors. अब चांस प्ले ए क्रिटिकल रोल्स। अब हमें नहीं पता कि क्या इल्यूजन, क्या हमें कंट्रोल नहीं है अपने डिसीजन पे, ऐसा लगता है आपको। लेकिन आप अगर लिटरेचर पढ़ के अपनी सही से स्टॉक मार्केट की स्ट्रेटेजी बना के आप अपने डिसीजन को वहाँ पर कॉमन बना सकते हो, मतलब कि वहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने डिसीजन पे। अगर आप किसी के कहने पे लगोगे तो आपको अगर चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, स्टॉक मार्केट में ऐसे ही पैसे लगा दोगे तो आप किसी अच्छे स्टॉक को जल्दी बेच दोगे और ख़राब स्टॉक को बहुत समय के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में रखोगे, तो अपना पोर्टफोलियो आपका हर्ट होगा, उसमें गिरावट होगी। हर्डिंग, जो भीड़ कर रही है वैसा ही आप करोगे तो किस तरीके से पैसे बनेंगे। एज एन इन्वेस्टर इट इज डिफिकल्ट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, टू स्टैंड आउटसाइड द पैक ऑफ द कंसिस्टेंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये कह रहे हैं कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। जहां भीड़ जा रही है वहां पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है और ऐसी जगह
उनको अपनी थीसिस अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे है मायोपिक लॉस एवर्जन। अब वारन बफेट जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, देखो, इफ यू कैन नॉट स्टैंड 50% पेपर लॉस ऑन योर स्टॉक, अगर आप अपने स्टॉक के 50% गिरावट में, स्टॉक 100 रुपये का है वो 50% गिर के 50 रुपये का हो गया, तब तक आप स्टैंड नहीं कर सकते, तो आप स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। तो आपको दूर रहना चाहिए इस मार्केट से, क्योंकि इस मार्केट में अप डाउन्स आते रहेंगे। लॉस एवर्जन्स रेफर टू द फैक्ट दैट पीपल आर मोर अपसेट व्हेन दे experience losses as compared to the satisfaction they derive from the similar gain। तो जब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें लॉस हो रहा है तो वो उदास हो जाते हैं, और जब वो खुश होते हैं तब जब वो अच्छा अपना स्टॉक ग्रीन में है, अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वो स्टॉक को यहाँ पर खुश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको अपनी कन्वेंशनल यहाँ पर रखनी चाहिए। रिसेंट इफेक्ट में क्या है, रिसेंसी इफेक्ट। पीपल आर नॉट ब्लेस्ड विद द अनलिमिटेड circuitry in their brain to simultaneously consider many things to reach a decision about something। तो पीपल ऐसा नहीं है कि भगवान ही हो, वो सारे डिसीजन उनके सही हों, ऐसा नहीं होगा। कुछ डिसीजन आपके सही होंगे, कुछ गलत होंगे, कुछ और बेटर करेंगे, कुछ और सही करेंगे, ठीक है। द बेस्ट वे टू, अब आप झुनझुनवाला जी का एग्जाम्पल ले लो, सिर्फ उनका टाइटन वाला स्टॉक चला है, अब उसी स्टॉक्स ने, एक ही स्टॉक ने उनको देखो इतना ज़्यादा बना दिया। द बेस्ट वे टू गो अबाउट मेक ए डिसीजन अंडर द सच साइकोलॉजी कंस्ट्रेंट्स इज टू यूज द डाटा दैट इज रेडिली अवेलेबल। ओके, मोर ऑफ्टन दैट नॉट मेमोरी। आगे कन्फर्मेशन ट्रैप में क्या साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टेंट है, साइकोलॉजी कॉन्स्टेंट क्या है। देयर इज जनरली ए लैग बिटवीन एन एक्शन एंड इट्स डिजायर्ड आउटकम। आप आज डिसीजन लोगे तो आपको आउटकम मिलेगा 3 साल या 4 साल बाद, ठीक है। तो ये इसमें गैप देखा जाता है, ठीक है। आप क्या सोचते हो कि आज डिसीजन ले लिया, कल ही पैसे डबल हो जाएं, ऐसा स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टर हूं, मैं यहाँ पर वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, सिर्फ कोर इन्वेस्टर हूँ, सिर्फ फंडामेंटल इन्वेस्टर हूँ, ठीक है। एंड देयर इज नेवर ए श्योरिटी दैट द पर्टिकुलर एक्शन विल बी लीड टू पर्टिकुलर आउटकम। कोई श्योरिटी नहीं है यहाँ पर, स्टॉक मार्केट में कोई श्योरिटी नहीं है कि आपने आज डिसीजन ले लिया, वो एक जितना आपने सोचा है उतना आउटकम देगा, ये कोई श्योरिटी नहीं है। ये आप मन में बिठा लीजिए, स्टॉक मार्केट अनसर्टेनिटी हमेशा चलती रहेगी, स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हमेशा चलता रहेगा। अंडर सच सर्कमस्टेंस इट इज ओनली नेचुरल टू वैलिडेट one's stance by seeking confirmation from the action of other people। तो अब हम अपने आप को सहमत या फिर अपने आप को सांत्वना कैसे देते हैं कि मैंने जो डिसीजन लिया है दूसरे लोग भी वैसा डिसीजन ले रहे हैं, तो मुझे सांत्वना हो जाएगी, मुझे थोड़ी सी श्योरिटी हो जाएगी थोड़ा सा कि मेरा लॉस भी होगा तो उसका भी होगा। तो ऐसे में आप सेम स्ट्रेटेजी बनाओगे तो फिर आप पैसा नहीं बना पाओगे। इन द अब्सेंस ऑफ, पहले ही हमने चैप्टर में बोल दिया कि
हर्डिंग, भीड़ की तरफ नहीं जाना है आपको। शुरुआत में जो वीडियो बन रही थी उसी में बोल दिया कि जो और लोग डिसीजन ले रहे हैं वैसा आपको डिसीजन नहीं लेना। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग का मतलब यही होता है, जो आम लोग जो डिसीजन ले रहे हैं उसको गलत प्रूव, अगर वो गलत डिसीजन है तो आपको उस तरफ नहीं जाना है। In the absence of such evidence and the ability to confirm our action, one is left to face greater uncertainty until the culmination of the outcomes। ठीक है, अब दूसरी बाधा क्या होती है कॉन्ट्रेरी इन्वेस्टिंग को करने में? दूसरी जो बाधा आती है, दूसरी बाधा आती है ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्ट्रेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट्स क्या होता है? ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हो गया इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, NRI, FII, अब हम इनको देखते हैं, उनकी इन्वेस्टिंग देखते हैं और उसी इन्वेस्टिंग को चेज करते हैं, उसी इन्वेस्टिंग को हम चेज करते हैं, उसी इन्वेस्टिंग के पीछे भागते हैं। ठीक है, यहां पर जो चीजें मैंने बताया। प्रीव्यू ऑफ एजेंडा बाय द अथॉरिटी प्राइमरली लुकिंग आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। द जनरली एरिया ऑफ conflict of interest can be divided into two between the institution and the segregated stakeholders between the asset management and institutions। अब आपको पता ये जो लोग होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होती हैं, इन इन्फॉर्मेशन को और उनका मोटिव्स अलग होता है, वो आज पैसा डाला कल भी निकाल सकते हैं, उनका शॉर्ट टर्म भी व्यू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें उनको इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमें यहाँ पर अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाना है, कुल मिलाकर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक चूज़ करें, वो चीज़ आपको सीखनी होगी, तभी जाकर आप अपना यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टाइल्स बना पाओगे। इन्वेस्टिंग एज ए बिजनेस और प्रोफेशन। Simply distinction between the investing as a business as a profession can be understood from the basic mode of profit seeking by the institutions. Does it earn a profit only when the stakeholders, say until holders in mutual fund, make a profit, or does it take a simply route of keeping a considerable portion of asset under management as a management fees reaching high 3 to 5% of asset every year? तो अब आपको सोचना है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आपको उनसे अलग थिंकिंग सोचनी है। ठीक है, लास्ट है आपका कि लुकिंग राइट वर्सेस बीइंग राइट। आप दिख तो राइट रहे हो और वर्सेस आपको राइट होना। आप मान लीजिए कि स्टॉक पेपर आपने एग्जाम दिया या फिर कुछ आपने स्टॉक खरीद लिए, कल को वो 2% कल या 3-4 महीने में 100% बढ़ जाए या 80% बढ़ जाए और वो आप पैसा बना लो उसमें, लेकिन आपको पता है कि आपने उसमें तुक्का मारा है, उसमें आपने सही से वैल्यू, सही से एक स्ट्रेटेजी नहीं बना के हुए आप उसमें बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया, तुक्का मार के आपका पैसा बन गया। तो आपको सिर्फ दिखना नहीं है कि आप सही हो, होना भी चाहिए कि आप सही हो, बीइंग राइट होना चाहिए आपको। जॉन मेनार्ड किन्स जो है वो एक सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हुए। 1929 का जो रिसेशन आया था, जो मंदी आई थी, उन्होंने ही उस मंदी का सॉल्यूशन दिया था। वर्ल्डली विजडम टीचेस that it is better for reputation of fail conventionally than is success unconventionally।
बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग वर्ल्ड के ये मानते हैं कि तुक्का मार के तुक्का मार के फेल होना कन्वेंशनली, अगर आप सहमत होके भी अगर आप फेल हो जाते हो तो वो अच्छा है, बजाय कि आपने असहमत या फिर आपका कन्वेंस ही नहीं है और उससे सक्सेस मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि तुक्का मार के अगर आप पास हो जाते हो या तुक्का मार के आप सही प्रॉफिट बना ले तो वो गलत है, बजाय कि आप अपना कन्वेंशनल बना के लॉस बनाओ तो वो अच्छा है, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, लेट अस डिस्कस द सेकंड कंस्ट्रेंट विच एग्जिस्ट्स in the form of conflict of the interest between the individual making decision on behalf of institution and stockholders। तो इस तरीके से आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 4 का कुछ पार्ट्स हमने आपको पढ़ा दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी है। What little consolation would it have been in ended after having lost their job, appearing foolish for a year or two while betting against the crowd? Many of them did not manage to get back their lost job or to get the credit which they deserved in the first phase। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, कभी जॉब जाएगी, कभी नहीं, अच्छा पैसा बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आपको मैंने ये पेज नंबर 68 का हाफ पढ़ा दिया है और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.3 में। उसमें बता रखा है कि 4.3 में हम एम्पेरिकल स्टडी करेंगे। एम्पेरिकल स्टडी होता है एक डाटा के थ्रू स्टडी करना। ठीक है, हिस्ट्री जो प्रीवियस हिस्ट्री का जो डाटा है उससे स्टडी करना। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हम सब लोग सोचते हैं कि जो एवरेज पी से ज़्यादा किसी स्टॉक का पी है तो वहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक है, वहाँ पे फ्यूचर अच्छा है, और जहाँ पे एवरेज पी से लो पी है वहाँ पे फ्यूचर पेसिमिस्टिक है, वहाँ पे अच्छा फ्यूचर नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे पराग पारिकर जी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल देके कि किस तरीके से लो पी ने बीट किया है आपके हाई पी वाले स्टॉक को सेंसेक्स में। ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो हो गई है 42 मिनट्स की, 43 मिनट्स की। तो अभी आपको ये जो वीडियो आपको मैंने पढ़ाया है या फिर जो भी हमने रिव्यू किया है इस चैप्टर का, कैसा लगा वो चीज़ आप हमें बता सकते हो। ठीक है, तो अभी एक बार रिपीट कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है। पहले हमने चैप्टर में देखा है कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग क्या होती है, व्हाट इज कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग करने की क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उसको फॉलो करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहली दिक्कत आती है साइकोलॉजी कॉन्स्टेंट, पहली बाधा आती है आपकी मनोविज्ञान, जो आपकी साइकोलॉजी है वो दिक्कत आती है। उसमें क्या क्या दिक्कत आती है, ग्रुप थिंकिंग दिक्कत करता है, फॉल्स कॉन्सेंसस इफेक्ट दिक्कत करता है, बायर्स रिमोर्सिस दिक्कत करता है, एम्बिग्यूटी इफेक्ट दिक्कत करता है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल दिक्कत करता है, हर्डिंग, मायोपिक लॉस एवर्जन एंड रिसेंसी इफेक्ट एंड कन्फर्मेशन ट्रैप। ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो साइकोलॉजी में आपको दिक्कत करती हैं। वहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट में क्या दिक्कत करता है, आपका दिक्कत करता है इन्वेस्टिंग एज बिजनेस और प्रोफेशन एंड लुकिंग राइट वर्सेस बीइंग राइट। आपको हमेशा दिखना नहीं होना चाहिए, आपको होना भी सही भी होना चाहिए। ठीक है, सही आपको सिर्फ दिखाई नहीं देना चाहिए कि आप सही हो, आपको अंदर से पता रहना चाहिए कि मैं राइट हूँ। ठीक है, लास्ट में हमने इतनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस चैप्टर में। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। हाफ चैप्टर हमने कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हाफ चैप्टर करेंगे। देखते हैं कितनी वीडियोस बनती हैं इस चैप्टर में। और आपको मैं
पूरा डिटेल वीडियो देता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी आपको। लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि कौन सी बुक की आपको रिव्यू वीडियो देखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।